Okay, बेटे, we are starting from this topic today. Chemicals, enzymes and other bioactive molecules. ठीक है, इससे पहले मैंने आपको जितना कराया, आई डोंट थिंक सो कि उसमें किसी को प्रॉब्लम होगी, बहुत ही इजी चीजें थी सारी। तो अब यहाँ पे आपको बताया गया है कि बहुत सारे माइक्रोब्स जो हैं, ठीक है, उनका एक इम्पॉर्टेंट रोल है कि हमें उनमें से कई माइक्रोब्स जो है उससे कुछ इम्पॉर्टेंट केमिकल्स मिलते हैं जिनका हम लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, इंडस्ट्रियल केमिकल्स हैं या फिर कुछ और हाउस होल्ड चीजें हैं जिसके अंदर वो केमिकल्स पड़ते हैं। तो दे आर ओनली available to us because of these microbes. ठीक है, there are certain microbes which behave as enzymes. enzymes की तरह भी जो है उनका important role है, और उससे भी वो कहते हैं कि important activities वो perform करते हैं जो हम प्रोडक्ट यूज करते हैं उनके अंदर, और कुछ जो है वो बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स की तरह है। तो देखो यहाँ पर मैंने बारी बारी सारे लिखे हैं, देखो। तो कहते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल्स जो हम अपनी लाइफ के अंदर जनरली यूज करते हैं, इट मे बी ऑर्गेनिक एसिड्स, ठीक है, सर्टेन ऑर्गेनिक एसिड्स हो सकती हैं, कुछ अल्कोहल्स हो सकती हैं, ठीक है, कुछ केसेस में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैसे बिहेव कर रहे हैं, ऐसा एंजाइम बिहेव कर रहे हैं। तो यहाँ पे सिर्फ हमने इनके नेम याद रखने हैं, ठीक है, कौन सी फंगस से हमें मिला और कौन सी एसिड है, ये याद रखेंगे आप। ठीक है बेटे, तो यहाँ पे देखो एस्परजिलस नाइजर ऑफ फंगस, एंड उससे हमें सिट्रिक एसिड मिलती है। फिर एसिटोबैक्टर एसिटाई जो है एक बैक्टीरियम है और उससे हमें एसिटिक एसिड मिलती है। ठीक है, ये हमें मालूम ही है। लैक्टोबैसिलस जो है बैक्टीरियम है और उससे हमें कौन सी एसिड मिलती है, लैक्टिक एसिड मिलती है। ओके बेटे, ये भी हमें मालूम है। देखो यीस्ट जो है वो एक फंगस है, ये नेम भी मैंने आपको बताया था, सैक्रोमाइसिस सेरेविसा इज द नेम ऑफ द यीस्ट, और उससे हम लार्ज स्केल पे इथेनॉल जो है उसका प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, अगर आपको पता हो तो इथेनॉल जो है उसको एब्सोल्यूट अल्कोहल भी कहा जाता है, ड्रिंकिंग पर्पस के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, पर उसके साथ जो मिथेनॉल है वो पॉइजन की फॉर्म में होती है। कई बार आपने देखा है कि लोग जो है इथेनॉल कंजप्शन के बाद उनकी डेथ हो जाती है, ऐसा कैसे होता है वो भी आपको पता होना चाहिए। तो कई बार वो कहते हैं कि जहाँ पे इथेनॉल का प्रोडक्शन किया जाता है उसके अंदर, ठीक है, कुछ अमाउंट में मिथेनॉल जो है उसको ऐड कर दिया जाता है, तो वो जहरीली बन जाती है उस टाइम पर और उससे लोगों की डेथ हो सकती है। ये देखो माइक्रोब्स जो हैं, कुछ ऐसे माइक्रोब्स हैं जो एंजाइम्स जो है उनके प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो उसमें से एक खास तरह के एंजाइम्स जो हमारे डिटर्जेंट्स में अक्सर पाए जाते हैं, दीज आर नोन एज लाइपेसेस। ठीक है, और ये लाइपेसेस एंजाइम्स जो हैं उनकी खास बात ये है कि जो भी हमारे क्लॉथ वगैरह जो होते हैं उन पे जो दाग लगे हुए होते हैं, ठीक है बेटा, स्टेन्स वगैरह कुछ पड़ गए हैं, कोई दाग लग गए हैं जो इजिली रिमूव नहीं हो रहे हैं, तो अगर लाइपेसेस एंजाइम है तो सोचो आपके कपड़े के ऊपर अगर घी गिर गया है या ऑयल गिर गया है, तो उस केस में अगर डिटर्जेंट में ये एंजाइम्स नहीं होंगे तो वो इजीली क्लीनली होगा। तो लाइपेसेस एंजाइम जो इस तरह के स्टेन्स को रिमूव करने का काम करते हैं। ठीक है, क्योंकि लिपिड्स जो उनका नेचर कैसा होता है सभी बच्चों को मालूम है, ऑर्गेनिक नेचर होता है, एंड लाइक डिजोल्व, लाइक ये आपने पढ़ा हुआ है केमिस्ट्री में। ठीक है, फिर कहते हैं कि बॉटल जूसेस को अगर हमने ध्यान से देखा हो, तो जो बॉटल जूसेस होते हैं वो जनरली अगर हम फ्रेश जूस निकालते हैं तो उसके कंपैरिजन में वो काफी क्लियर होते हैं। ठीक है, तो ऐसा कैसे हुआ, उसके अंदर थोड़े बहुत भी कोई रेजिड्यूज नहीं है, तो उसके लिए उन्होंने क्या किया होता है, उसके अंदर एंजाइम्स डाले हुए होते हैं। कौन कौन से एंजाइम है देखो, उनके नेम हमने याद रखने हैं। पैक्टिनेसिस एंड प्रोटिएसिस एंजाइम्स जो है उनको डाला गया होता है, जो बॉटल जूसेस जो है उसके अंदर जो भी सस्पेंडेड रेजिड्यूज हैं उनको वो, ठीक है, कंज्यूम कर जाते हैं, और इस तरह से जूसेस जो है वो हमें क्लियर नजर आते हैं। तो यहाँ पे बस हमने इनके सबके नेम याद रखने हैं कि कौन सी वाली फंजाई से हमें कौन सी एसिड मिल रही है। फिर उसके बाद आपने ये भी आपको 1 मार्क क्वेश्चन आ जाएगा कि व्हाट टाइप ऑफ एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन डिटर्जेंट फॉर्मुलेशंस, देन यू मस्ट रिमेंबर दीज आर लाइपेसेस। एंड बॉटल जूसेस जो है वो क्लैरिफाइड कैसे होते हैं, बाय द यूज ऑफ एंजाइम्स पैक्टिनेसिस एंड प्रोटिएसिस। ओके बेटे, अब देखो यहाँ से क्वेश्चन आ जाता होता है हमें, स्ट्रेप्टोकाइनेज प्रोड्यूस्ड बाय द बैक्टीरियम स्ट्रेप्टोकोकस। ठीक है, स्ट्रेप्टोकाइनेज जो है एक केमिकल है जिसको कि हमने बैक्टीरियम स्ट्रेप्टोकोकस से ऑब्टेन किया है, और जेनेटिक इंजीनियरिंग की जो टेक्निक है उसके जरिए इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस किए हैं। और इसका यूज क्या है, तो कहते हैं कि कुछ पेशेंट्स जो होते हैं, ठीक है, हार्ट पेशेंट्स होते हैं, उनके जो ब्लड वेसल्स होते हैं ना, वैसे तो देखो ब्लड वेसल में से ब्लड जो है वो इजीली फ्लो करता है, लिक्विड की फॉर्म में रहता है ना ब्लड, पर कई बार कुछ लोगों के अंदर क्या हो जाती है, ब्लड के क्लॉट्स बन जाते हैं ब्लड वेसल्स के अंदर,
जिससे काफी दिक्कत आती है और वो क्लॉट्स जो है वो साइज में भी बढ़ते जाते हैं। तो इससे मायोकार्डियल इन्फेक्शन का खतरा होता है, जिससे लेटर ऑन हार्ट अटैक के केसेस बन सकते हैं। तो इस तरह के पेशेंट्स जो है उनके ब्लड को फिर से लिक्विफाई करने के लिए ये जो क्लॉट्स बने हैं इनको तोड़ना पड़ता है। तो उसके लिए वो क्या करते हैं, इस बैक्टीरियम से स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरियम जो है उसमें से ये केमिकल आइसोलेट करते हैं और इसको जो है ब्लड वेसल्स के अंदर जो है इंजेक्ट किया जाता है। ठीक है, चाहे सिरिंज से करें जैसे मर्जी करें, और उसके बाद जो इस तरह के क्लॉट बने हुए होते हैं उनको ब्रेक किया जाता है और लिक्विफाई करते हैं, ब्लड को फिर से पतला करते हैं ताकि वो इजीली मूव हो सके। ठीक है, तो हार्ट पेशेंट्स के लिए इस तरह से एडवांटेजेस है ये। फिर देखो बायोएक्टिव मॉलिक्यूल सच एज साइक्लोस्पोरिन ए दैट इज यूज्ड एज एन अमाइनो सप्रेसेंट एजेंट इन ऑर्गन ट्रांसप्लांट पेशेंट्स। ठीक है, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि जब भी हमारी बॉडी के अंदर कोई बाहर से ऑर्गन लगाया जाता है तो आपको पता होता है कि बॉडी जो है वो अपने सेल्स को आसानी से पहचानती है। तो ये फॉरेन ऑर्गन जो है उसको इजीली वो ट्रांसप्लांट नहीं होने देती। आपके जो टी लिम्फोसाइट है वो फटाफट एक्टिव हो जाते हैं उसको किल करने के लिए। ठीक है बेटे, तो टी लिम्फोसाइट सेल्स जो है वो आसानी से स्लीपिंग मोड में ही रहे, सोए रहे। तो इसलिए हम क्या करते हैं, कुछ इस तरह के जो पेशेंट्स हैं जिनमें ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन करना है उनको ड्रग देते हैं। तो उसी के लिए एक एक्टिव केमिकल है जिसको हम एक फंगस से ऑब्टेन करते हैं। तो देखो फंगस का भी नेम हमसे पूछा जा सकता है, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, और उसमें से साइक्लोस्पोरिन ए जो है मॉलिक्यूल को आइसोलेट किया जाता है और ये जाते ही आपके जो टी लिम्फोसाइट सेल्स होते हैं उनको स्लीपिंग मोड पे डाल देता है और उस वजह से इजिली ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो जाता है पेशेंट में। ठीक है, अभी सभी बच्चे सोच रहे होंगे कि कितने टाइम तक उसका इफेक्ट बना रहेगा। तो ऐसा नहीं है कि पूरी उम्र एक बार जो है ये साइक्लोस्पोरिन ए ले लिया ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। ठीक है बेटे, बाद में भी हमारे टी लिम्फोसाइट एक्टिव हो जाते होते हैं। तो ऐसा पेशेंट जिसमें ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन किया है उसको थ्रू आउट द लाइफ जो है ये साइक्लोस्पोरिन लेना पड़ेगा। ठीक है, फिर देखो यहाँ पर यीस्ट जो है उसमें से देखो हमने क्या प्रोड्यूस किए, स्टैटिन्स प्रोड्यूस किए हैं मोनाकस परपूरियस में से, जो किस तरह से एक्ट करते हैं, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट की फॉर्म में एक्ट करते हैं। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल क्या है सभी बच्चों को मालूम है। ये कोलेस्ट्रॉल जो है वो फैट्स का ही एक टाइप है और वो क्या करते हैं, जब हम फैट रिच डाइट लेते हैं तो आपकी जो ब्लड वेसल्स होती हैं उसकी वॉल्स पे ये कोलेस्ट्रॉल जो है वो इकट्ठा हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लड का इजी फ्लो नहीं हो पाता है। तो इसलिए वो कहते हैं कि हम खास तरह की केमिकल्स जो है उनको यूज करते हैं जिसको हम फंगस मोनाकस परपूरियस से ऑब्टेन करते हैं और उसको जो है ब्लड के अंदर अगर डाला जाए तो जो कोलेस्ट्रॉल काफी बड़ी बड़ी दीवारें सी बन जाती हैं कोलेस्ट्रॉल की ब्लड वेसल्स में। ठीक है, उनको पिघला देता है ये और इस तरह से पेशेंट जो है उनके ब्लड वेसल क्लीन हो जाते हैं और आसानी से ब्लड मूव कर पाता है। ठीक है बेटे, उसके बाद देखो यहाँ पर इट एक्ट्स बाय कॉम्पिटिटिवली इनहिबिटिंग द एंजाइम दैट इज आल्सो यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, एक तो जमा हुआ जो कोलेस्ट्रॉल है उसको तोड़ने का भी काम करता है और दूसरा कहता है कि और जो एंजाइम इन्वॉल्व है उस कोलेस्ट्रॉल को बनाने में उनको भी आसानी से काम नहीं कर सकता करने देता, उनका इनहिबिटर जो है उसकी तरह बिहेव करता है। तो अगर एंजाइम्स जो है वर्क नहीं कर पाएंगे तो केमिकल रिएक्शन नहीं होगी और कोलेस्ट्रॉल सिंथेसाइज नहीं होगा। ठीक है बेटे, तो यहाँ से हमें 1 मार्क क्वेश्चन हमेशा आते रहे हैं। स्ट्रेप्टोकाइनेस हमेशा पूछा जाता है, साइक्लोस्पोरिन पूछा जाता है। ठीक है, फंगस के नेम भी पूछे जाएंगे, किनसे ऑब्टेन होते हैं, केमिकल का भी नेम पता होना चाहिए, फंगस का भी नेम पता होना चाहिए। तो यहाँ से हमें 1 मार्क 2 मार्क क्वेश्चन आ जाएंगे। अब हमारा मेन टॉपिक है आज ये वाला, हमेशा 3 मार्क क्वेश्चन की फॉर्म में आता रहता है बोर्ड के अंदर। ठीक है, चाहे ओवरऑल प्रोसेस पूछ लिया चाहे प्राइमरी ट्रीटमेंट या सेकेंडरी कुछ भी पूछा जाए। तो माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट, ठीक है, टिल एज अभी तक जो है कहते हैं कि माइक्रोब्स जो है उनका सीवेज ट्रीटमेंट में इंपॉर्टेंट रोल रहा है और हमने इतनी ज्यादा जो है एडवांसमेंट की है और उसके बावजूद भी आज तक भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किस तरीके से सीवेज जो है उसमें प्रेजेंट पॉल्यूटेंट्स को ठीक है नलीफाई करते हैं, कोई नहीं कर पाया आज तक। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ये सबसे बड़ी एडवांटेज है हमारे एनवायरमेंट जो है इसको क्लीन रखने में। ठीक है बेटे, आई एम ऑन पेज नंबर 183 एंड द टॉपिक इज माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। तो कहते हैं कि अगर हम अपने आसपास की दुनिया में देखें, डेली लाइफ में अगर हम देखें तो आपको मालूम है कि हर रोज हमारे घरों में से, ठीक है, हमारे हाउसेस में से, सिटीज में से, टाउन्स में से बहुत सारा सीवेज जो है वो डे बाय डे जो है ठीक है वेस्ट वाटर की फॉर्म में हमें नजर आता है। और अगर इस वेस्ट वाटर को हम और ध्यान से देखें तो सोचो इसमें क्या क्या चीजें हो सकती हैं। ठीक है बेटे, हर रोज घर के अंदर वी आर डूइंग सो मेनी हाउस होल्ड वर्क्स, वी आर क्लीनिंग अवर डिशेस, हम बर्तन साफ करते हैं।
तो हमारे पास कुछ वाटर जो है वो वेस्ट वाटर के फॉर्म में आ जाता है। देखो बर्तन भी अगर हमने साफ किए हैं तो वी हैव क्लीन दिस डिशेस विद द हेल्प ऑफ सम डिटर्जेंट्स, ठीक है, कुछ ना कुछ तो यूज किया है ना, वो भी वाटर के अंदर मिक्स हो गया। कुछ फूड के रिमेन्स हो सकते हैं, वो भी वाटर में चले गए हैं। इंडस्ट्रीज में से कुछ पॉल्यूटेंट्स हो सकते हैं, वो भी वाटर में चले गए हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी बात होती है, कहते हैं कि हर चीज जो है उसको हम साफ करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, वाटर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। वी हैव टू शिफ्ट द वेस्ट प्रोडक्ट्स। अगर ह्यूमन एक्सक्रीटा की भी हम बात करते हैं तो देखो हर रोज टॉयलेट जो है इसमें फ्लश करने में कितना पानी हमारा चला जाता है। तो सीवेज जो है उसमें ये सारी की सारी चीजें आ जाती हैं जो वेस्ट वाटर की फॉर्म में है। और इस सीवेज जो है उसको ध्यान से देखें तो उसका सबसे बड़ा कंपोनेंट जो है वो ह्यूमन एक्सक्रीटा है, ठीक है। तो इन ऑर्डर टू क्लीन अवर टॉयलेट्स वी मस्ट यूज दिस वाटर एंड लेटर ऑन ह्यूमन एक्सक्रीटा इट गेट मिक्स्ड विद द वाटर एंड दैट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ द सीवेज। इसके अलावा कहते हैं कि देखो अगर हमारे फूड रिमेन्स उसके अंदर चले गए हैं, अगर डिटर्जेंट्स जो हैं वो चले गए हैं, तो इसका मतलब ऑर्गेनिक कंटेंट जो है वाटर का क्या हो रहा है, डे बाय डे बढ़ रहा है। तो इसलिए वो कहते हैं कि उसमें काफी ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर होता है, इसलिए माइक्रोब्स भी होते हैं उसके अंदर। तो ये माइक्रोब्स जो है जो यहाँ पर है वो हमारे काम के हैं, ठीक है बेटे। हमने बाहर से कुछ नहीं डालना, सीवेज के अंदर ही जो प्रेजेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उनको जगाना है एक तरीके से, और उन्हीं ना क्या करना है, इसमें प्रेजेंट जो पॉल्यूटेंट्स है, ऑर्गेनिक है जो नेचर में, उसको क्या कर जाना है, उन्होंने कंज्यूम कर लेना है। अब वो कहते हैं कि इसके अलावा और छोटी छोटी चीजें हो सकती है। देखो घर में से सीवेज जो है वो बाहर जो भी हमारे गटर्स वगैरह बनाए गए हैं उनके अंदर गया है, फिर बड़े बड़े पाइप्स में चला गया, ठीक है। अब उसके अंदर कई सारी और इम्प्योरिटीज भी मिक्स हो गई हैं, कुछ क्ले मिक्स हो गई है, कुछ छोटे मोटे पेबल्स मिक्स हो गए हैं, ग्रिट मिक्स हो गया। तो ये सारी चीजें जो है उनको हमने क्या करना है, रिमूव करना है। क्या रिमूव करने के बाद भी वाटर क्लीन हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। क्योंकि देखो अगर आपको जो चीजें नजर आ रही हैं सामने से, उसको तो आपने क्या किया, हटा दिया जो आपको नजर आ रहा था, पर अब भी वो कहता है कि वाटर क्लीन नहीं है क्योंकि उसके अंदर काफी सारे डिजोल्व सॉल्ट हो सकते हैं, ठीक है, कैल्शियम के, मैग्नीशियम के, और इसके अलावा काफी सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं जो पैथोजेनिक है नेचर में। तो इस तरह का वाटर जो है उसे हम डायरेक्टली जो है वो रिवर्स में, स्ट्रीम्स के अंदर नहीं डाल सकते। अगर हम उसे डायरेक्टली डाल देंगे तो आपको मालूम है कि जब भी रिवर के अंदर हम इस तरह का डिटर्जेंट वाला वाटर डालते हैं या ऑर्गेनिक कंटेंट वाला वाटर डालते हैं तो रिवर्स जो है उसमें एक प्रोसेस हो जाता है। बताओ कौन सा है? हमने 10th में वो प्रोसेस का नेम स्टडी किया था कि जब अनवांटेड ऑर्गेनिक सॉल्ट्स जो है वो चले जाते हैं। यूट्रोफिकेशन। यस, वेरी गुड बेटे, ठीक है। तो इस तरह से वो कहते हैं कि ये क्या करते हैं, बहुत ज्यादा वेजिटेशन जो है उसकी ग्रोथ कर देते हैं और हमारी जो रिवर्स एंड लेक्स है वो डेड लेक्स में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये बिल्कुल भी सॉल्यूशन नहीं है कि हम उसे डायरेक्टली वाटर में मिक्स कर देंगे। हमें क्या करना पड़ेगा, उसको पहले हमने डिटॉक्सिफाई करना है, ठीक है बेटे। तो उसके लिए कंट्री के अंदर, अब देखो कंट्री बहुत ज्यादा रिच तो नहीं है, तो हर एक जगह पे हम एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगा सकते, इट इज अ क्वाइट एक्सपेंसिव थिंग। तो हमने क्या किया हुआ है, कुछ कुछ जगह पे जितने हमारे पास पैसे हैं उसके हिसाब से हमने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स जो है वो लगाए हैं, और उसमें अलग अलग जगह से सीवेज वाटर जो है उसको कलेक्ट किया जाता है और उसके बाद उसको साफ किया जाता है, ठीक है बेटे। तो सीवेज ट्रीटमेंट कैसे काम करता है उसके बारे में बताया हुआ है। तो कहते हैं कि दो तरीके से उसके अंदर ट्रीटमेंट होता है वेस्ट वाटर का। एक तो उसको हम प्राइमरी ट्रीटमेंट कहेंगे और उसके बाद जो है हम सेकेंडरी ट्रीटमेंट करते हैं, और सेकेंडरी ट्रीटमेंट के बाद, ठीक है, हम उससे क्या जनरेट करते हैं, वाटर जो है उसको तो हमने इरिगेशन पर्पस के लिए यूज कर ही लेना है, जो वाटर लगभग क्लीन हो गया है। और इसके अलावा कहता है कि जो भी जिन चीजों की हेल्प से हमने उसको क्लीन किया है वो भी तो बच गई ना हमारे पास, तो उसकी हेल्प से हमने क्या जनरेट करनी है, बायोगैस जनरेट करनी है। और बायोगैस एक क्लीन फ्यूल है, सभी बच्चों को मालूम है, ठीक है बेटे। तो इस तरह से कहते हैं कि ट्रीटमेंट जो है वेस्ट वाटर का, उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का एक इंपॉर्टेंट रोल है, और ये कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑर्डिनरी नहीं है, ये हेट्रोट्रॉफिक है नेचर में। मतलब ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो क्या करेंगे, किसी दूसरे चीज के ऊपर डिपेंडेंट ना फॉर ऑब्टेनिंग देयर फूड। तो आपको मालूम है कि जो वेस्ट वाटर है वो हमारा किस में रिच है, ऑर्गेनिक मैटर में रिच है। और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी ऐसे हैं जिन्हें फूड चाहिए, ऑर्गेनिक फूड चाहिए, तो वो फिर क्या करेंगे, ये सारा कंज्यूम कर लेंगे और हम जो चाहते हैं हमारा काम होता जाएगा, ठीक है बेटे। तो देखो यहाँ पे मैंने ये सारा इसलिए लिख दिया है ताकि इसको मैं बाद में आपको सेंड कर दूंगी, तो फिर यहीं से आप इसके पॉइंट्स लर्न कर लेंगे सीधे सीधे, ठीक है बेटे। ये सारा मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन इट अगेन। मैं आपको ये बता रही हूँ कि सीवेज ट्रीटमेंट जो है उसमें दो तरह का ट्रीटमेंट आता है, प्राइमरी ट्रीटमेंट एंड सेकेंडरी ट्रीटमेंट,
ठीक है बेटा, किसकी हेल्प से होना है वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट? हेटरोट्रॉपिक माइक्रोब्स की हेल्प से होना है, जो कहीं से लाके नहीं डालने वाटर के अंदर, वो सीवेज में पहले से ही प्रेजेंट। ओके बेटा, अब वो कहते हैं कि पहला जो ट्रीटमेंट है जिसको हम प्राइमरी ट्रीटमेंट कहते हैं, उसके दो स्टेप होते हैं, वन इज फिल्ट्रेशन एंड अदर इज सेडिमेंटेशन। ठीक है, देखो नाम से ही पता लग रहा है, फिल्ट्रेशन है इसका मतलब हम उसमें जो भी चीजें फ्री फ्लोटिंग है, जो हमें आंखों से नजर आ रही है, काफी बड़ी है साइज में, उसको हमने क्या कर लेना है, फिल्टर कर लेना है। और दूसरा जो है सेडिमेंटेशन, कुछ ऐसी चीजें हैं जो अपने आप सेडिमेंट्स की फॉर्म में उस वाटर में नीचे बैठ जाएंगी। ठीक है, तो हमारी प्रॉब्लम अपने आप ही सॉल्व हो जाएगी। तो देखो पहले स्टेप में हम क्या करते हैं, इनिशियली वो कहते हैं कि कुछ ऐसा डेब्रिस हो सकता है सीवेज के अंदर जो कि फ्री फ्लोटिंग है, तो हमने क्या करना है, उसका कुछ इस तरह की मैशेस में से पास करना है, जिससे सीक्वेंशियल मैनर में उसका क्या होता जाएगा, फिल्ट्रेशन होता जाएगा। ठीक है, क्या हो सकती हैं चीजें, ग्रिट है, उसमें थोड़ी बहुत सॉइल पार्टिकल्स हो सकते हैं, छोटे मोटे पेबल्स हो सकते हैं, जैसे बजरी होती है ना इस टाइप के। ठीक है बेटे, तो ये सारी चीजें जो है, सॉइल है और छोटे मोटे पेबल्स हैं, वो तो क्या होंगे, सेडिमेंटेशन से रिमूव हो जाएंगे। और फिल्ट्रेशन से कौन सी चीजें रिमूव हुई हैं, जो साइज में काफी बड़ी थी। ठीक है, तो उसको हमने क्या किया, बड़े बड़े जो मैशेस लगाए हुए हैं, फिल्टर्स की तरह एक्ट कर रहे हैं, उसमें से पास किया, उन्होंने उनको वहीं फिजिकली रिमूव कर दिया। अब क्या रह गया उस वाटर के अंदर, ग्रिट रह गया, जिसमें सॉइल हो सकता है, छोटे मोटे पेबल्स हो सकते हैं। तो उसको हमने क्या किया, सेडिमेंटेशन से नीचे बैठने दिया। अब वो कहते हैं जो भी चीजें सॉलिड थी, ठीक है, वो तो सेटल हो गई, और उन्होंने क्या बनाया, प्राइमरी स्लज बनाया। फिर से सुनेंगे, जो चीजें सॉलिड थी वो नीचे बैठ गई, और उन्होंने क्या बनाया, प्राइमरी स्लज बनाया। पर ऊपर जो चीज रह गई है, ठीक है, जो आपको वाटर की फॉर्म में नजर आ रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि ये वाटर ठीक है लगभग, पर वो ठीक नहीं है, बिकॉज उसमें ऑर्गेनिक मैटर भी है, डिजोल्व ऑर्गेनिक मैटर भी है, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी है। इसको हमने क्या नेम दिया है, एफ्लुएंट का नेम दिया। ठीक है बेटे, आप कहते हैं कि जो प्राइमरी स्लज है, वो तो सेडिमेंटेशन से सॉलिड था और नीचे बैठ ही गया, उसको हमने कुछ नहीं करना है यहाँ पर। हमने सिर्फ इस एफ्लुएंट को, जो हमें वाटर के फॉर्म में नजर आ रहे हैं, ठीक है, जिसमें कुछ ऑर्गेनिक मैटर है डिजोल्व फॉर्म में और माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उनको हमने आगे लेके जाना है। तो यहाँ से हम इस एफ्लुएंट को उठाते हैं, और इसको हम क्या करते हैं, प्राइमरी सेटलिंग टैंक जो है, उससे हम आगे जो है इसको प्राइमरी सेटलिंग टैंक में किस ट्रीटमेंट के लिए भेज देते हैं, सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए भेज देते हैं। ठीक है बेटे, अब बस दो चीजें आपने याद रखनी है। सबसे पहले हमने क्या किया, फिल्ट्रेशन किया, फिल्टर से फिल्ट्रेशन के दौरान बड़ी बड़ी चीजों को सेपरेट कर लिया जो हमें फिजिकली नजर आ रही थी। फिर सॉइल जो है और जो क्या है पेबल्स है, उनको नीचे बैठने दिया, वो सेडिमेंटेशन हो गया। जो चीजें नीचे बैठ गई हैं उसको हमने प्राइमरी स्लज कहा, और जो ऊपर हमें वाटर नजर आ रहा है जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं प्लस डिजोल्व ऑर्गेनिक मैटर है, उसको हमने एफ्लुएंट कहा। और ये जो एफ्लुएंट है उसको हमने एक टैंक में भेज दिया, एंड दैट इज द प्राइमरी सेटलिंग टैंक। ठीक है बेटे, और उसके अंदर अब हम उसका क्या करने जा रहे हैं, सेकेंडरी ट्रीटमेंट करने जा रहे हैं। यानी पहला स्टेप हमारा क्या था, प्राइमरी ट्रीटमेंट। अब देखो सेकेंडरी ट्रीटमेंट में हम क्या कर रहे हैं, तो कहते हैं कि ये जो एफ्लुएंट आप लेकर आए हैं, जो आपको वाटर की तरह नजर आ रहा है, उसको हम एक बड़े सारे टैंक के अंदर जो है पास कर देते हैं, और उस टैंक को नेम दिया गया है एरिएशन टैंक। ठीक है बेटे, इसका मतलब अगर ये एरिएशन टैंक है तो उसके अंदर क्या लगे हुए हैं, ठीक है, बड़े बड़े एजिटेटर्स लगे हुए हैं। एजिटेटर को कैसे समझेंगे, ठीक है, पंजाबी के अंदर हम मदानी वर्ड अच्छे से जानते हैं ना, तो पुराने टाइम में लस्सी जो होती थी, लस्सी बनाने के लिए मदानी जो है इसको यूज किया जाता था, उसी तरह के ये बड़े बड़े से एजिटेटर्स हैं। तो जैसे ही इस टैंक के अंदर आप उसे पास करेंगे वाटर को, तो ये मैकेनिकली जो है चलने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, हमने इसको किसी तरीके से अरेंज किया हुआ है, वो बड़े बड़े से एजिटेटर्स जो है वो चलने लग जाते हैं, और उनके जोर जोर से चलने की वजह से एयर जो है वो पंप होती है उस टैंक के अंदर। ठीक है, वेरिएशन टैंक में एयर ब्लो करने लग जाएगी, और इतनी जोर जोर से ये इसके अंदर घूम रहे हैं, तो उसकी वजह से देखो ऑर्गेनिक मैटर तो था ही, साथ में माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी थे ना, अभी तक वो छिपे हुए थे। पर जब ये सारा इस तरीके से प्रोसेस चलेगा, तो वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं, जो कुछ बैक्टीरिया हो सकते हैं, कुछ फंगस के फिलामेंट हो सकते हैं, वो क्या करेंगे, सरफेस पे आ जाएंगे। ठीक है बेटे, और इजीली आपको सरफेस के ऊपर जो है मैश लाइक स्ट्रक्चर्स की तरह वो फ्लोट करते हुए नजर आएंगे। तो कहते हैं कि जितना ज्यादा आप उसको एजिटेटर्स को घुमाते रहते हैं, उसके अंदर एयर ब्लो करते रहते हैं, तो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, क्योंकि ये एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, इनको ऑक्सीजन मिलती जाती है, इनकी काफी ज्यादा ग्रोथ होती है, और फ्लॉक्स के फॉर्म में, फ्लॉक्स में ग्रुप्स के फॉर्म में ये बैक्टीरिया और फंगल फिलामेंट्स जो हैं वो सरफेस पे घूमने शुरू हो जाते हैं।
अब देखो, अब ये ऊपर तो आगे, अब इनको कुछ खाने के लिए चाहिए ना, तो इसलिए वो कहता है कि इन्होंने क्या करना है, एफ्लुएंट के अंदर प्रेजेंट जो ऑर्गेनिक मैटर है ना, उसको नॉन स्टॉप खाने शुरू कर देना है। ठीक है, तो जो भी ऑर्गेनिक चीजें हैं, चाहे कुछ फूड के रिमेन्स है, चाहे ह्यूमन एक्सक्रीट है, व्हाटएवर, जो भी इसके अंदर चीजें हैं उसको ये कंज्यूम करने लग जाएंगे। और इस तरह से जब हमने पॉल्यूटेड वाटर जब इनको दिया था और उसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर काफी ज्यादा था, ठीक है बेटे, तो उस समय हमने उसके लिए क्या किया था, एक रीडिंग ली थी जिसको हम बॉर्ड रीडिंग कहते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे बुक के अंदर बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, तो जितना ज्यादा कहता है कि पॉल्यूटेड वाटर होता है, उतनी ही ज्यादा किसकी वैल्यू होती है, बॉर्ड की वैल्यू आती है। पर जैसे जैसे ये माइक्रोब्स जो है वो ऑर्गेनिक मैटर जो है इसको कंज्यूम करने लग जाएंगे, वैसे वैसे, ठीक है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है उसकी वैल्यू क्या होने लग जाएगी, कम होने लग जाएगी। और हम बाद में क्या करेंगे, जो हमारा सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए एफ्लुएंट गया है उसके वाटर सैंपल्स जो है उसका टेस्ट करेंगे और देखेंगे कि उसके लिए बॉर्ड की वैल्यू कितनी आई है। अगर वो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू आती है, इसका मतलब हमारा वाटर जो है वो लगभग क्या हो चुका है, क्लीन हो चुका है। ठीक है बेटे, अब देखो, एक बार वो कहते हैं कि उसका बॉर्ड टेस्ट कर लिया, हमें पता लग गया कि जो एफ्लुएंट है उसके अंदर वेस्ट वाटर जो है इसका काफी ज्यादा लेवल पे ट्रीटमेंट हो चुका है। तो उसके बाद हमने क्या किया, देखो, वंस द बॉर्ड ऑफ द सीवेज और वेस्ट वाटर इज रिड्यूस्ड सिग्निफिकेंटली, द एफ्लुएंट इज देन पास्ड इनटू द सेटलिंग टैंक। ठीक है, फिर हम उसे एक नए टैंक के अंदर डाल देते हैं एंड दैट टैंक इज नोन एज द सेटलिंग टैंक। और उस टैंक के अंदर देखो उसकी सरफेस पे क्या प्रेजेंट है, बैक्टीरियल फ्लॉक्स प्रेजेंट है ना। अब वो बैक्टीरिया और फंजाई जो है वो सेडिमेंट्स की फॉर्म में नीचे बैठ जाएंगे। ठीक है बेटे, तो ये जो सेडिमेंट नीचे बैठ गए हैं इसको हमने क्या बोला है, एक्टिवेटेड स्लज बोला है। तो ये तो एक्टिवेटेड स्लज बन गया। और एक्टिवेटेड स्लज जो है उसमें से थोड़ा सा पोर्शन हमने रख लेना है और उसके हमने फिर से किस में भेज देना है, एरिएशन टैंक में भेज देना है, इनोकुलम की फॉर्म में। ठीक है, और बाकी जो एक्टिवेटेड स्लज है उसको फिर हमने एक नए टैंक के अंदर आगे पास कर देते हैं जिसको हम एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर कहते हैं। ठीक है बेटे, फिर से सुनो ध्यान से, मैंने आपको ये बताया कि जब हमने एफ्लुएंट जिसको हमने सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए भेजा था उसकी बॉर्ड की वैल्यू हमने फाइंड आउट की, तो हमें पता लग गया कि बॉर्ड की वैल्यू बहुत कम आई है, इसका मतलब वो लगभग क्लीन हो चुका है। पर क्योंकि उसमें बैक्टीरियल फ्लॉक भी फ्लोट कर रहे थे इसलिए हमने उसे एक नए टैंक के अंदर डाला। और वो टैंक कौन सा था, सेटलिंग टैंक था। तो उसमें एक्टिवेटेड स्लज जो है वो सेडिमेंट की फॉर्म में नीचे बैठ गया और उसको हमने उसी टैंक में छोड़ दिया। ठीक है बेटा, कुछ टाइम के लिए उसमें से थोड़ा सा इनोकुलम लेके हमने वापस भेज दिया कौन से टैंक में, एरिएशन टैंक में, ताकि वहां पे वो फिर से काम कर सके। और बाकी सारा जो एक्टिवेटेड स्लज था जिसमें बैक्टीरिया थे, फंगस के फिलामेंट थे, उसके ऊपर कौन से बैक्टीरिया छोड़ दिए, एनारोबिक बैक्टीरिया छोड़ दिए एक नए टैंक में डालकर, जिसका नाम है एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर। अब देखो क्या हो रहा है, जो हमारे बैक्टीरिया और फंगस है उसके ऊपर उनके एंटी बैक्टीरिया एक्ट कर रहे हैं जो एनारोबिक है, तो वो उनको खा के उनको खत्म कर देंगे। पर वो कहते हैं कि जब ये उनको कंज्यूम करने का काम करते हैं ना, उस समय वो कहते हैं कि क्या होती है, सर्टेन केमिकल रिएक्शंस होती हैं और उन केमिकल रिएक्शंस के दौरान कुछ गैसेस जो है वो प्रोड्यूस होती हैं। तो ये गैसेस जो है वो मीथेन हो सकती है, हाइड्रोजन सल्फाइड हो सकती है। ठीक है बेटे, ऐसे सारे गैसेस होंगी जिनकी कैलोरीफिक वैल्यू काफी हाई है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड और मीथेन, आपको मालूम है मीथेन गैस जो है वो हाई कैलोरीफिक वैल्यू रखती है एंड ब्लू फ्लेम के साथ बर्न होती है ना, ये आपने पढ़ा हुआ है केमिस्ट्री में। तो हाईली इन्फ्लामेबल गैसेस होती हैं ये। तो इनसे वो क्या बना लेते हैं, इनसे बायोगैस ऑब्टेन कर लेते हैं। ठीक है बेटे, तो एक्टिवेटेड स्लज भी हमारा खराब नहीं गया। एक्टिवेटेड स्लज जो है उसकी हेल्प से हमने क्या कर लिया, बायोगैस ऑब्टेन कर ली। अब वो कहता है कि हमारे पास जो एफ्लुएंट है जो लगभग क्लीन हो चुका है उसमें से हमने एक्टिवेटेड स्लज अलग कर लिया था और उससे तो बायोगैस बना ली। अब उस एफ्लुएंट को आप क्या करेंगे, फील्ड के अंदर भेज देंगे। ठीक है बेटे, फील्ड के अंदर हम उसे इरिगेशन के लिए यूज कर सकते हैं क्योंकि ये वाटर जो है वो लगभग क्लीन है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही कि वो 100% क्लीन है, तो उसको ड्रिंकिंग के लिए नहीं यूज करने लग जाएंगे। ठीक है, ड्रिंकिंग के लिए क्यों नहीं यूज करेंगे, क्योंकि हमें मालूम है कि उसके अंदर क्या क्या था, बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो कभी भी उसको ड्रिंकिंग पर्पज के लिए सुटेबल नहीं बना सकती। ठीक है, तो चाहे हमने उसको कितना भी क्लीन कर लिया, वी कैन नॉट यूज इट फॉर ड्रिंकिंग पर्पज। पर ये तो है कि हमारी इरिगेशन की प्रॉब्लम तो सॉल्व कर सकते हैं ना, तो इरिगेशन के लिए उसको भेज देंगे, नो प्रॉब्लम। और जो गैस हमने ऑब्टेन किया बायोगैस, उसको हमने अपने वेरियस हाउस होल्ड टास्क जो है उनके लिए यूज कर लेना है।
ठीक है। तो विलेजेस के अंदर ये बायोगैस जो है उसको काफी सारे पर्पसेस के लिए यूज किया जाता है, लाइटनिंग के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। बायोगैस चूल्हास होते हैं जिनमें बायोगैस की हेल्प से घर के जो भी छोटे मोटे काम है वो किए जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी की जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट भी हो सकती है हमारी यहाँ पे। ओके बेटे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं यहाँ तक सभी स्टूडेंट को? देखो ये सारा वही चीजें मैंने लिखी है, इसको मैं दोबारा पढ़ूंगी नहीं क्योंकि मैंने आपको ये सारा समझा दिया है। अभी किसी भी स्टूडेंट को इसमें प्रॉब्लम तो नहीं बेटे? यस स्पीक अप। नो मैम। सब कुछ सही है ना? चलो। नो मैम। नो मैम मतलब सही है? प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है बेटे, ठीक है। अब उसके बाद हम आगे का टॉपिक पढ़ रहे हैं। देखो उससे पहले ना एक बुक के अंदर हमें एक पैराग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। तो उसके अंदर आपको ये बताया हुआ है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है, ठीक है, इतने बड़े लेवल पे गैलेंस ऑफ वाटर जो है उसको कुछ ही टाइम पीरियड के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है उसको क्लीन कर देते हैं, ठीक है। बेशक मैन जो है उसने काफी एडवांसमेंट की है इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री, सर्टेन केमिकल्स हमने बनाए हैं बहुत सारे ऐसे जो क्लीनेसिंग प्रॉपर्टीज रखते हैं, उसके बावजूद भी कहते हैं कि कोई भी ऐसे हमारे पास केमिकल्स नहीं है जो 100% जो है सीवेज जो है उसका ट्रीटमेंट कर सके। तो पुराने टाइम से लेके आज तक मॉडर्न एजेस तक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है उनका ये एक इम्पॉर्टेंट रोल है, ठीक है। तो इस तरह से उसने एक चीज यहाँ पे बताई है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट जो है उन्होंने एक प्लान शुरू किया था जिसको गंगा एक्शन प्लान एंड जमुना एक्शन प्लान के नेम से जाना जाता है। ये मैंने 10th में भी आपको बताया था। तो उसके तहत उन्होंने ये कहा था कि बहुत सारे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स जो है वो ऑल ओवर इंडिया लगाए जाएंगे, ठीक है बेटे। पर अकॉर्डिंग टू द जो भी उसके वेजेस रहे हैं उसकी वजह से वो नहीं कर पाए, पर फिर भी वो कहते हैं कि काफी जगह पर, ये तो नहीं कह सकते कि 100% सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लग गए हैं, पर काफी जगह पे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स लगने की वजह से सीवेज वाटर जो है उसको मैनेज करने का काम सक्सेसफुल रहा है। ओके बेटे, अब देखो अगले वाला टॉपिक उसी से रिलेटेड है। उसमें उसने ये बताया है कि बायोगैस जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से बनने वाला एक हमारे पास गैस है जो इको फ्रेंडली होती है एंड इसकी कैलोरीफिक वैल्यू भी काफी हाई है और पॉल्यूशन बिल्कुल